टीवी के माध्यम से ये नहीं चलेगा। इसके आगे जिस तरीके से प्रयास या मंच पर बैठे हुए लोगों ने किया है, उसी तरीके आपको भी सबको प्रयास करना है कि अपने गांव में जहां पर आप रहते हो, जहां पर राजनीति करते हो, वहां के जो वंचित लोग हैं ओबीसी में के, उनको भी न्याय हक दिलाने के लिए राहुल जी के साथ आपको भी खड़ा करने के लिए सभी को बुलाया है। मैं सबको धन्यवाद देता हूं और मंच पर बैठे हुए सभी नेता को धन्यवाद देता है। विशेष तौर पर हमारे तेलंगाना के जो सीएम, डिप्टी सीएम सभी हमारे नेता है, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि राहुल जी के कहने से उन्होंने जिस तरीके से पहल करके पूरा सर्वे कर लिया है। आप अगर कल के मीटिंग में आपके एमपी थे, उनको पूछ लीजिए किस तरीके से सर्वे कर्नाटक में डिप्टी हमारे सीएम रेवंत रेड्डी जी और डिप्टी सीएम यहाँ भट्टी जी, अब सभी मंत्रीगण यहाँ बैठे हुए हैं, उन्होंने जो डिसीजन लिया उसी रोड मैप से हमको आगे जाना है। जहां जहां पर भी हमारी सरकार है वो न्याय देने के लिए रहेंगी। ये एक संदेश कल के मीटिंग से भी चला गया है। राहुल जी के साथ हम सब ने खड़ा होना चाहिए, यही उम्मीद के साथ मेरे दो शब्द खत्म करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे बीच में पांडिचेरी के पूर्व मुख्यमंत्री, यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री, जिन्होंने संघर्षों के बम पर एक पहचान बनाई, यूथ एनएसयूआई और तमाम संगठनों में काम करके कांग्रेस पार्टी को एक नई दिशा, एक नई रास्ते पर ले जाने का काम किया। ऐसे जनप्रिय लोकप्रिय पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय नारायण स्वामी जी को मैं आमंत्रित करता हूं पांडिचेरी कि आए अपने विचारों को रखें। मंच पर बैठे हुए हमारा ओबीसी नेशनल काउंसिल मेंबरगण, भाइयों बहनों साथियों, தமிழ்நாடு புதுச்சேரியிலிருந்து வந்திருக்கின்ற அருமை சகோதரர்களே, நண்பர்களே, मुझे बहुत खुश है। अब हमारे बीच में कर्नाटक सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय सिद्धरामैया जी का आगमन हुआ है। दोनों हाथ उठाकर ताली बजाकर अभिवादन करिए। सिद्धरामैया जी जिंदाबाद, सिद्धरामैया जी जिंदाबाद। आवाज नहीं आ रही है, जरा जोरदार बोलिए। सिद्धरामैया जी जिंदाबाद, सिद्धरामैया जी जिंदाबाद, सिद्धरामैया जी जिंदाबाद। आइए अब माननीय पूर्व मुख्यमंत्री नारायण स्वामी जी अपने विचारों को रखें। आइए सर। भाइयों बहनों साथियों, मुझे हिंदी में भाषण देने के लिए थोड़ा मुश्किल है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं। आदरणीय राहुल जी 3 साल के पहले ये कास्ट सेंसस के लिए केंद्रीय सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश में बीजेपी लोगों के सामने ओबीसी को न्याय देने के लिए ये कॉन्सेंसस बहुत जरूरी है। उसके लिए राहुल गांधी जी ये काम शुरू किया। आप लोगों को मालूम है, इस देश में 50% के ऊपर हमारा ओबीसी भाई बहन है। उनको आरक्षण कितना मिल रहा है? कुछ प्रदेश में 20%, कुछ प्रदेश में 15%, उनको 27% रिजर्वेशन पूरा देश में नहीं मिल रहा है, केंद्र सरकार में नहीं मिल रहा है।
अभी आपको मालूम है ये ओबीसी लोगों को 50 साल में उनको अन्याय हो रहा है। राहुल जी ने कास्ट सेंसस शुरू करने के समय में, उसके बाद बात करने के समय में मोदी जी ने क्या बताया, बीजेपी लोग क्या बोला, आरएसएस लोग क्या बताया। राहुल जी जात का नाम पर देश को टुकड़ा करने के लिए काम शुरू किया। ये कांग्रेस पार्टी ने ये काम शुरू किया, उसको केंद्रीय सरकार, मोदी सरकार मना कर दिया। अभी राहुल गांधी जी दबाव डालने के बाद आज कास्ट सेंसस को मोदी सरकार उन्होंने अनाउंसमेंट किया। ये राहुल गांधी जी का विक्ट्री है। राहुल गांधी जी को पूरा हम सम्मान देना पड़ेगा। सम्मान देना पड़ेगा, नहीं है, देना पड़ेगा। अभी देश में 50% के ऊपर ओबीसी लोग हैं। केंद्रीय सरकार में कितना सेक्रेटरीज है? 250 सेक्रेटरीज है। केंद्रीय सरकार में सिर्फ 3 है, 3 सेक्रेटरीज है ओबीसी का। 90% के ऊपर अपर कास्ट है, 3% अपर कास्ट को 90% सेक्रेटरीज मिल रहा है। आपको मैं बताना चाहता हूं, हमारा देश में ओबीसी का बजट कितना? 2000 करोड़ रुपया, केंद्र सरकार का पैसा 2000 करोड़ रुपया। अभी यहां केंद्रीय सरकार में एससी एसटी का, एससी को, शेड्यूल कास्ट लोगों को ये कंपोनेंट प्लान, डेवलपमेंट कंपोनेंट प्लान 120 करोड़ है। एससी को 70 करोड़ है। अभी ओबीसी को कुछ नहीं है। ओबीसी लोगों को प्रदेश में विकास के लिए, रोड बनाने के लिए, मकान बनाने के लिए, पढ़ने के लिए, बिजली के लिए कोई पैसा नहीं है ओबीसी लोगों का। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस देश में ओबीसी लोगों को, गरीबी लोग कितना है? 180 मिलियन लोगों में 70 मिलियन लोग गरीबी लोगों को, गरीबी रेखा नीचे है ओबीसी। उनको क्या मिल रहा है? उसके लिए संसद में मैं, हरिप्रसाद जी, हनुमंत राव जी, सारा संसद सदस्य इकट्ठा करके नेशनल काउंसिल फॉर ओबीसी के लिए केंद्र सरकार के खिलाफ बात किया। मैं आदरणीय सोनिया गांधी जी को धन्यवाद देना जरूरी है। मैडम ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को बता के हमारा नेशनल काउंसिल फॉर ओबीसी बनाया। आज उसका 5 मेंबर का है, चेयरमैन और 4 मेंबर है। ये चेयरमैन आज क्या स्थिति है उसका? 5 मेंबर नहीं है, सिर्फ चेयरमैन और 1 मेंबर है। मोदी सरकार ने उसको खत्म कर दिया। हम पार्लियामेंट्री पार्टी फॉर ओबीसी हम बनाया, कांग्रेस सरकार ने बनाया। उन्होंने रिकमेंडेशन दिया ओबीसी को विकास के लिए, उनको मोदी सरकार ने दबाव में डाल दिया। बीजेपी, आरएसएस ओबीसी को खिलाफ है। ओबीसी को आरक्षण देने के लिए उनको मन नहीं है। ये अपर कास्ट पार्टी है। बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ना, आदरणीय राहुल जी के साथ साथ हम लड़ाई लड़ना जरूरी है। उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। आप लोग राहुल जी के साथ ये ओबीसी को विकास के लिए, ओबीसी को काम करने के लिए, ओबीसी को नौकरी मिलने के लिए, ओबीसी को पढ़ने के लिए राहुल जी के साथ लड़ने के लिए तैयार है? आप लोग तैयार है? हाथ उठा के बोलिए सब लोग, हम लोग तैयार है। धन्यवाद। जय हिंद।
बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करूंगा झारखंड सरकार में मंत्री हम सबके भाई आदरणीय इरफान अंसारी जी आए और अपने विचारों को हम सब लोगों के बीच में रखने का काम करें। आदरणीय इरफान अंसारी जी। धन्यवाद लालू साहब। आज दिल्ली के तालकोटरा स्टेडियम में पहली बार ओबीसी सम्मेलन में हमारे बीच कर्नाटक के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय सिद्धारमन साहब, मंच पर उपस्थित हम सबके गार्जियन बीके हरिप्रसाद साहब, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल साहब, हमारे बड़े भाई जितेंद्र बघेल साहब, मंच पे उपस्थित श्री गहलोत साहब का आगमन हुआ है। सभी जी, मैं इस ओबीसी सम्मेलन में श्री गहलोत साहब का अब हम के बीच में जनप्रिय लोकप्रिय राजस्थान सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी का आगमन हुआ है। जोरदार ताली से इनका अभिवादन करिए। अब मैं इरफान अंसारी जी कंटिन्यू। चलिए आप अपना बोलो। मंच पे हमारे बड़े भाई श्री बेला प्रसाद साहब, केशव महतो कमलेश साहब, सतपाल साहब, भट्टी साहब, अंबा प्रसाद जी, प्रदीप यादव जी, फुरकान साहब, धीरज प्रसाद साहू जी। मैं सबसे पहले मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कांग्रेस पार्टी का और ख़ास करके हमारे ओबीसी के जो अध्यक्ष हैं जितेंद्र जहीन साहब का, जिन्होंने दिल्ली के तालकोटरा स्टेडियम में जो ओबीसी का सम्मेलन किया गया है। निश्चित तौर पर मैं कहूँगा कि ओबीसी समाज में एक निश्चित ऊर्जा संचार होने का मौका मिला है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैं डॉक्टर इरफान अंसारी जो झारखंड से स्वास्थ्य मंत्री हूँ, हमारे झारखंड में 18% जो आबादी है, अल्पसंख्यक अंसारियों की जो आबादी है, इसको भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के लोग कहते हैं कि ये तो टायर बनाने वाला कौम है, पंक्चर बनाने वाला कौम है। और उसी कौम में आज देखिए राहुल गांधी जी ने बहुत बड़ा सम्मान दिया इस समाज को एक मंत्रालय दिया झारखंड में, जिसके कारण आप देखिएगा झारखंड में हम लोगों ने भाजपा के रथ को रोकने का काम किया। हम आप सबको यकीन दिलाते हैं कि ये रथ रुकेगा नहीं। हम लोग बिहार भी जाएंगे और बिहार में हमारे समाज 26% हमारा समाज है, इसको भी हम लोग बताने का काम करेंगे कि देश का दुश्मन यदि कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है, इस समाज के यदि कोई दुश्मन है तो भारतीय जनता पार्टी है। इसकी लड़ाई आदरणीय राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं, हम लोगों को मिलकर इसका साथ देना है। मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं इतना जरूर कहूँगा, एक शेर के साथ मैं अपने भाषण को समाप्त करूँगा। तू जितना समझत है उतना महान थोड़ी ना है, अरे तू जितना समझत है उतना महान थोड़ी ना है, और तू चाय बेचने वाला है मसीहा थोड़ी ना है, मसीहा थोड़ी ना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चाहूंगा आदरणीय कैप्टन अजय यादव जी आए और अपने विचारों को साझा करें। और हम लोगों के बीच में राजस्थान सरकार में पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे युवाओं के नेता आदरणीय सचिन पायलट जी का भी आगमन हुआ है। जोरदार तालियों से इनका अभिवादन करें। आदरणीय सिद्धरा भैया जी, मुख्यमंत्री कर्नाटका आदरणीय अशोक गहलोत जी, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, हरि प्रसाद जी, सचिन पायलट जी, नारायण स्वामी जी, अनिल जैन जी, अमित चावड़ा जी, सप्पल साहब और अजय लालू जी, और जितने भी हमारे यहाँ ओबीसी के डेलीगेट्स आए हैं, मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। मुझे भी सौभाग्य मिला ओबीसी डिपार्टमेंट का चेयरमैन रहने के लिए करीबन 3 साल के लिए। मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि राहुल गांधी जी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने जातीय जनगणना को एक मुद्दा बनाया
और भारतीय जनता पार्टी को मजबूर किया और उनको सदन में राहुल जी ने कहा था कि इसी सदन में जातीय जनगणना होगी, और आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी को मजबूर किया कि जातीय जनगणना इसी सदन में और अभी होगी। इससे बड़ा जीत मैं समझता हूं हमारी हो नहीं सकती है। इसके साथ साथ मैं कहना चाहूंगा, अभी तेलंगाना में, झारखंड में, वहां पर आरक्षण को बढ़ाया गया। जब तक आर्टिकल 164 जिसका शेड्यूल 9 है, जब तक उसको अमेंडमेंट नहीं करेंगे, आप कितने ही लेजिस्लेशन पास कर दीजिए। इसलिए दबाव डाला जाए केंद्र सरकार के ऊपर कि जो 164 आर्टिकल 164 है उसके शेड्यूल 9 को लागू किया जाए, तभी जाकर जो 50% की दीवार है वो तभी टूट सकती है जब शेड्यूल 9 को करें। मैं राहुल जी का इस बात के लिए भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने ये कहा कि अगर कोई दीवार 50% की तोड़ेगा आरक्षण की, तो राहुल गांधी जी तोड़ेंगे। मैं समझता हूं इससे बड़ी बात नहीं हो सकती है। आज न्यायालय में 4%, आज क्रीमी लेयर 8 लाख रुपए है। मैं चाहता हूं कम से कम 12 लाख रुपए होना चाहिए। आज जितनी भी संपदाएं हैं वो पूंजीपतियों के पास है। आज जितने भी जो पब्लिक सेक्टर हैं, चाहे रेलवे हो, एयरपोर्ट हो, सी पोर्ट हो, ऑर्डिनेंस हो, बीएमएल हो, एचएल हो, वो आज पूंजीपतियों के हाथ में आ गया है। इसी तरीके से जितने भी ठेके हैं, चाहे वो हाईवे का हो, डैम का हो, रेलवे का हो, इरिगेशन का हो, सब पूंजीपतियों के हाथ में है। अगर आप चाहते हैं ओबीसी अगर एक हो जाएगा, अगर आप चाहते हैं एसटी, ओबीसी और एससी और माइनॉरिटी को उसको अधिकार मिले, तो आपको एक होना पड़ेगा। नीट के एग्जाम के अंदर हमें आरक्षण नहीं मिलता, जो वैकेंसी खाली रह जाती है और जहां भरने की बात हो जाती है, तो जब ओबीसी का नंबर आता है तो कह दिया जाता है एनएफएस नॉट फिट फॉर सिलेक्शन। अंत में स्कॉलरशिप की बात हो, हॉस्टल की बात हो, ये सब बातें होनी चाहिए। सामाजिक तौर पे, आर्थिक तौर पे, राजनीतिक तौर पे जो काम राहुल गांधी जी ने एक समाजी योद्धा के बारे में किया है, उनको मुबारकबाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चाहूंगा एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई वरुण चौधरी जी, जिन्होंने अपनी कमेटी में 70% ओबीसी को स्थान दिया है, भाई वरुण चौधरी जी आए और अपने विचारों को साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद अजय कुमार लल्लू जी, मंच पर बैठे कांग्रेस पार्टी के सब नेतागण, और मैं खास तौर पर धन्यवाद देना चाहता हूं कर्नाटक के हमारे चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया जी को, बीके हरिप्रसाद जी को, और हमारे ओबीसी के चेयरमैन जो अनिल जैन जी उनको, और तमाम हमारी कांग्रेस की जो पूरी ओबीसी लीडरशिप है, सचिन पायलट जी, देवेंद्र यादव जी, तमाम हमारे तेलंगाना के पीसीसी पूनम भाई, बीके हरिप्रसाद जी, किसी का नाम ना ले पाऊं तो मैं माफी चाहूंगा, गहलोत जी, भूपेश बघेल जी। दोस्तों, मैं एक बात सबसे पहले कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी का मैं धन्यवाद देना चाहिए, और खास तौर पर हम युवाओं को भी इसलिए देना चाहिए कि जो कांग्रेस पार्टी ने जिम्मा उठाया है, इसका सबसे ज्यादा अगर फायदा होने जा रहा है तो हम छात्रों को, हम युवाओं को होने जा रहा है। और हकीकत यह है, आज ये सम्मेलन करने की बात, आज ये सामाजिक न्याय करने की बात इसलिए भी जरूरी है कि जो देश के विश्वविद्यालय, उनकी हालत मैं आपके सामने साझा करना चाहूंगा। देश के अंदर 45 सेंटर यूनिवर्सिटीज हैं, जिसमें से सिर्फ 4 यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर ओबीसी समाज से हैं। उसके बाद ये केंद्र की सरकार और जहां जहां बीजेपी की राज्य सरकारें हैं, जानबूझकर एनएफएस लगाकर, आपको हैरानी होगी, आज पार्लियामेंट में भी इस पर चर्चा हुई कि 80% ओबीसी प्रोफेसर्स के पद खाली हैं इस देश में। तो जानबूझकर ओबीसी के लोगों का, बहुजन लोगों का शिक्षा से दूर रखने का काम ये केंद्र सरकार कर रही है। तो पूरे मंच के हमारे सारे कांग्रेस पार्टी के नेतागण बैठे हैं, मैं आप सबसे एक वादा तो करता हूं कि देश के जितने विश्वविद्यालय हैं उनके अंदर तो हम इन्हें मजबूर कर देंगे, बीजेपी की सरकार को, कि जो 80% पद खाली पड़े हैं ओबीसी के, उनको भरवाने का काम एनएसयूआई और पूरे हमारे राहुल गांधी के बब्बर शेर करेंगे। और साथ के साथ जो देश के तमाम
हमारे यूनिवर्सिटीज के अलावा आप और जितने संस्थान देखेंगे, सच्चाई ये है कि जब आप देश के जितना जुडिशियल सिस्टम उठा के देख लीजिए, मीडिया देख लीजिए, तो आपको जानबूझकर किस तरीके से ओबीसी समाज को ये एक और ये पूरा एक मैकेनिज्म है। दोस्तों, मैं आपसे बोलना चाहूंगा, जब यूनिवर्सिटीज में वो प्रोफेसर ही नहीं होंगे ओबीसी समाज के, वो बहुजन समाज के टीचर्स ही नहीं होंगे, तो उनकी फेलोशिप रोकी जाएगी, स्कॉलरशिप रोकी जाएगी। और उसके बाद जब कांग्रेस पार्टी 2006 में ओबीसी आरक्षण लेके आई विश्वविद्यालयों में, तो उसके बाद देखने को मिला कि जो देश भर की स्टूडेंट यूनियंस थी या कैंपसेस में और जो चीजें थी उसमें बदलाव देखने को मिला, और ओबीसी समाज के हमारे छात्र नेता, हमारे ओबीसी समाज के और प्रोफेसर बड़े पैमाने पर यूनिवर्सिटी में आने शुरू हुए। तो जानबूझकर बीजेपी ओबीसी स्टूडेंट्स को, उनकी फैसिलिटीज को दूर रखती है। और ये सच्चाई है, यहाँ पे मैं भूपेश बघेल जी और तमाम हमारे चीफ मिनिस्टर बैठे हैं, गहलोत साहब, कि जब ओबीसी समाज का प्रोफेसर यूनिवर्सिटीज के अंदर नहीं होगा तो ये सच्चाई है, उनकी फेलोशिप रोकी जाएंगी, उनकी स्कॉलरशिप रोकी जाएंगी, उन छात्र नेताओं को गलत मुकदमों में जेल डाला जाएगा, और उनकी आवाज दबाने का काम बीजेपी सरकार कर रही है। और पायलट साहब भी इधर हमारे साथ बैठे हैं और तमाम लीडर्स बैठे हैं कि आप लोग असल में इस भागीदारी का, सामाजिक न्याय का जो कामयाबी भी तब होगी कि यूनिवर्सिटीज से हमारे ओबीसी समाज के जो लीडर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो आगे निकलें, और देश के तमाम जो संसाधन, जो इंस्टीट्यूट्स हैं, वो जुडिशरी हो, मीडिया हो, उनकी फेलोशिप, स्कॉलरशिप टाइम पे दी जाएं। और आप लोग भी हमारी इस मुहिम में मदद करें। ये मैं आप लोगों से वादा करता हूं, जो 80% खाली पद पड़े हैं प्रोफेसर्स के देश के यूनिवर्सिटीज में ओबीसी के, इनको भरवाने का काम एनएसयूआई राहुल गांधी जी के बब्बर शेयर करेंगे। आखिरी में मैं पूरी हमारी जो ओबीसी की जो काउंसिल है, उन सबको, बीके प्रसाद जी को, अजय कुमार लल्लू जी को, तमाम नेतागण को, और सामने हमारे जो बहुजन समाज के ज्यादा लोग बैठे हैं या और जो कांग्रेस पार्टी के लोग बैठे हैं, जो इस राहुल गांधी जी से, इस कांग्रेस पार्टी के विचार से, संविधान के विचार से अपने आप को महसूस करते हैं कि वो जुड़े हुए हैं और हमारा सहयोग देने आए हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करता हूं, छत्तीसगढ़ सरकार में पूर्व मंत्री रहे, गृह मंत्री रहे और पिछड़ा वर्ग के माननीय पूर्व अध्यक्ष श्री ताम्रध्वज साहू जी को कि आप आए और अपने विचारों को रखें। उसके पूर्व मैं जरूर ये कहना चाहूंगा कि आइए आइए सर आइए, आपका इंतजार कर रहा हूं, इसलिए मैं बोल रहा था, आप आइए। कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता? कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता? एक तबीयत से पत्थर तो उछालो यारो, एक तबीयत से पत्थर तो उछालो यारो। अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित ओबीसी के नेताओं के इस सम्मेलन में हमारे बीच अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी को और हमारे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी को आना है। अभी हमारे मंच में कर्नाटक के मुख्यमंत्री आदरणीय सिद्धारमैया जी, हमारे छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी राजस्थान, पूर्व मुख्यमंत्री जी नारायण सामी जी मंच में मंचस्थ हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ओबीसी अनिल जय हिंद जी मंच में हैं। सप्पल जी, बीके हरिप्रसाद जी, अमित चावड़ा जी, डॉक्टर चरणदास जी, सारे लीडर ओबीसी के मंचस्थ और यहाँ उपस्थित हमारे ओबीसी के सभी पदाधिकारी भाइयों और बहनों, मैं कोशिश करूँगा बहुत संक्षिप्त में अपनी बात रखूं और आप सबसे निवेदन भी करना चाहता हूं कि आप सब शांत वातावरण बना करके सुने। ये आयोजन सम्मान, भागीदारी और अधिकार के लिए आयोजित सम्मेलन है। कार्यकर्ताओं का सम्मेलन नहीं है, ओबीसी के लीडर्स का, नेताओं का सम्मेलन है। नेता लोग भाषण देते हैं, दूसरे सुनते हैं,
पर आज सब नेताओं को सुनना है, ताकि नेता लोग ओबीसी के संगठन को मजबूत करने की दिशा में सहयोग कर सकें, काम कर सकें। मैं हमारे लीडर्स को, आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। जनसंख्या और मतदाता की दृष्टि से हमारा ओबीसी सबसे बड़ी संख्या है। ओबीसी ऐसा माना जाता है कि अधिकांश बीजेपी में है। उसको कांग्रेस में ज़्यादा से ज़्यादा डाइवर्ट कैसे किया जाए, उस पर चिंतन मनन करना है। ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से कांग्रेस में उसे जोड़ा जाना बहुत आवश्यक है और उसके लिए रणनीति तय करनी होगी कि कैसे कांग्रेस से उस पर जोड़ा जाए। कांग्रेस में जो लीडर हैं, आज जितने मंच में बैठे हैं, आप सब हैं, आरक्षण के बल पर कोई लीडर आप सब नहीं बने हो। अपने गतिविधि के कारण, पार्टी से सिंबल के कारण आप सब, हम सब नेता बने हुए हैं। आरक्षण के कारण नहीं है। आरक्षण अभी हमको, जो हमारी संख्या है, उस रेशियो में मिला नहीं है। ओबीसी संगठन को मजबूत करने के लिए ओबीसी में सबसे कम संख्या वाली जाति है, उधर फोकस करना जरूरी है। मैं कुछ पॉइंटेड बात आप सबके सामने रखना चाहूँगा, ताकि आप सब अपने स्टेट में, अपने ज़िले में उस दिशा में काम कर सकें। संख्या के हिसाब से हमको आरक्षण मिले। अलग अलग ज़िले, स्टेट में ओबीसी, किसी ज़िले में ओबीसी है, वही कास्ट दूसरे स्टेट में एससी में है, तो उस पर भी हमको ध्यान देने की ज़रूरत है। केडर वाइज संगठन बनाने की ज़रूरत है। एसीसी ओबीसी, पीसीसी ओबीसी, डीसीसी ओबीसी, बीसीसी ओबीसी, बूथ और ओबीसी, इस स्तर पर पूरा स्ट्रक्चर खड़ा करने की ज़रूरत है। और उसमें जब काम करेंगे तब जा कर के हमारी ताकत बढ़ेगी। 2006 तक के.सी. लेंका जी ओबीसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। बंद करना है। 2006 तक के.सी. लेंका जी ओबीसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उसके बाद 11 साल ओबीसी मूवमेंट बंद रहा। 2018 में फिर से इसे शुरू किया गया। आदरणीय राहुल गांधी जी ने 2018 में मुझे ओबीसी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया और उसके बाद हम लोगों ने कार्यक्रम शुरू किया, हर स्टेट में दौरा करके शून्य से ओबीसी मूवमेंट को। और 2019 में इसी ताल कटोरा स्टेडियम में फास्ट करने के लिए कहा गया है। मैं समझता हूँ ज़्यादा फास्ट तो यही होगा कि मैं आप सबसे निवेदन करूं कि ओबीसी मूवमेंट को आप सक्रिय करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करूंगा महाराष्ट्र में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय विजय भाई से आए और अपने विचारों को साझा करें। जय ओबीसी, जय ओबीसी। सामाजिक न्याय योद्धा राहुल जी, इनके मार्गदर्शन में जो आज भागीदारी न्याय सम्मेलन यहाँ होने जा रहा है, इस मंच पर उपस्थित कर्नाटका के मुख्यमंत्री, ओबीसी के लिए हमेशा काम करने वाले नेता माननीय सिद्धरामैया जी, हमारे राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री, ओबीसी के न्याय के लिए लड़ने वाले नेता अशोक गहलोत साहब, हमारे छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और ओबीसी के
हक की लड़ाई लड़ने के लिए सदा तत्पर रहने वाले बघेल साहब, सचिन पायलट जी, हरिप्रसाद जी, हमारे सफल साहब और जिनके नेतृत्व में ओबीसी संगठन यहाँ काम कर रहा है, हमारे श्री जयहिंद जी, मंच पर उपस्थित सभी मान्यवर, उपस्थित पूरे देश से ओबीसी की ताकत बनाने के लिए, जो ओबीसी की ताकत बनेगी तो कोई ऐसी सरकार नहीं, जितनी भी ताकतवान हो वो उसको झुकना पड़ेगा। ये राहुल जी ने बताया है और वो सिद्ध हो चुका है। इसलिए आए तमाम मेरे भाइयों बहनों, ओबीसी मेरे साथियों, आज आपको तय करना है कि आज इस देश को संविधान पे चलते हुए देखना है या इस देश को मनुस्मृति के साथ में चलते हुए देखना है। अगर आपको सबको इस देश को संविधान पे चलते हुए देखना पड़ेगा तो आपको पूरी ताकत के साथ राहुल जी के सामने साथ में खड़ा होना पड़ेगा, तभी यह देश चलेगा और पिछड़ों का हक साबित रहेगा, नहीं तो आपका पूरा हक खत्म हो जाएगा। जो आज की सरकार, मोदी की सरकार, तानाशाही सरकार इस देश में बैठी है, वो मोदी सरकार संविधान पे काम नहीं कर रही है, वो काम कर रहे हैं सब मनुस्मृति पे काम कर रही है। यूपी के सीएम अपने टेबल पे अगर संविधान के बजाय मनुस्मृति रखते हैं तो इसका मतलब यही है कि ओबीसी पिछड़ो सावधान हो जाओ, तुम्हारा हक छिना जा रहा है, तुम खतरे में हो और ये हक दिलाने का काम केवल हमारे न्याय योद्धा राहुल जी करेंगे। अरे बड़ी बातें कर रहे थे, 56 इंच की छाती बता रहे थे, बोले कि साथी जनगणना हम नहीं करेंगे। राहुल जी ने धाड़ दी, हम करवा के रहेंगे। 56 इंच की छाती को 26 इंच की करना पड़ा और मोदी को झुकना पड़ा और ये ऐलान करना पड़ा। ये ताकत जो बताई है वो हमारे नेता राहुल जी ने बताई है। मेरे भाइयों, आपको जो आज पूरे देश में चल रहा है, प्राइवेटाइजेशन के नाम से कॉन्ट्रेक्चुअल सब बड़े बड़े पदों पर अपना हक मार के भरा जा रहा है, क्रिमिनल के नाम से हमें ठगा जा रहा है और साथ ही साथ आपको यहां पे बताना पड़ेगा कि भाइयों आप कहां हो, वोट आपसे लिया जा रहा है, ओबीसी की बात करके वोट लिया जा रहा है और फायदा किसका होता जा रहा है, फायदा कौन उठाया जा रहा है, इसका भी आप हिसाब करिए। ये जब आसीन सत्ता पर आसीन बैठे जो लोग इसका फायदा उठा रहे हैं, ये पिछड़ा नहीं उठा रहा है तो सबका फायदा ये अगड़ा लोग उठा रहे हैं, बड़े बड़े समाज के लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। इसीलिए तुम अब होशियार हो। जो लड़ाई हमारी राहुल जी ने शुरू की है, उन्होंने कोई राजनीतिक फायदे की बात इसमें नहीं देखी, फायदे नुकसान की बात नहीं देखी, केवल इस देश के ओबीसी के हक की बात की। यह फायदा उन्होंने देखा कि मेरा ओबीसी खड़ा होना चाहिए, उनको न्याय मिलना चाहिए। यह नेता ऐसा दोबारा नहीं होगा। इसीलिए बोलता हूं तुम्हारे दिल में भी आखिरी बात, सर जी आप बार बार उठते तो मुझे लगता है कि डर की समाप्ति की ओर जाए। तो अरे तेरे दिल में लगी आग है, तेरे दिल में आग, मेरे दिल में आग, अगर बुझाना हो तो राहुल जी के चल साथ, तब ये बुझेगी आग, नहीं तो ये कभी आग नहीं बुझेगी। चलिए उनके साथ चलना पड़ेगा आपको और तभी आपको न्याय मिलेगा, नहीं तो आपको बर्बाद कर देंगे। वहां बैठिए नागपुर में, किस विचारों से लोग बैठे, नागपुर की संस्था काम करती, उनके इशारों पर, आरएसएस के इशारों, मनुस्मृति के इशारे पर यह देश चलाया जा रहा है। तुम कहां हो, क्या रहा है तुम्हारे हाथ में? तुमको गुलाम बनाया जा रहा है। इस देश में अगर स्वतंत्र भारत की बात करते हो तो सबसे आपको बता दूं कि इस भारत का गुलाम करके ओबीसी की तरफ देखा जा रहा है। तो आप गुलाम बनना चाहते हैं या हकदार बनना चाहते हैं, यह आपको तय करना है। इसलिए आपको मैं इतना ही कहूंगा कि आपकी हक की लड़ाई राहुल जी ने हाथ में ली है, हम सब मिलकर इस लड़ाई में शामिल हो। ओबीसी के हक की लड़ाई, ओबीसी के अधिकार की लड़ाई, आरक्षण की लड़ाई, नौकरी की लड़ाई,
हर क्षेत्र में न्याय राहुल जी देंगे, ये विश्वास आपको देता हूं और मेरे वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय संविधान। अब मैं आमंत्रित करूंगा सीडब्ल्यू सदस्य आदरणीय पूर्व मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल जी आए और अपने विचारों को साझा करें। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी जी। सम्मानित मंच पर हमारे एक एक से वरिष्ठ नेता मार्गदर्शक बैठे हैं। आप सभी का आज इस पिछड़ा वर्ग कांग्रेस की तरफ से आयोजित इस सम्मेलन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। और सामने की तरफ पूरे देश भर से हमारे नेता लोग आए हैं पिछड़ा वर्ग के। आप सभी साथियों का भी आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम सब, राहुल गांधी जी ने जो हम सबको रास्ता दिखाया है, हम सबको न्याय दिलाने की जो लड़ाई आदरणीय राहुल गांधी जी ने लड़ी है, सरकार को झुकाने का काम किया है। अब हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम सब मिलकर अपने नेता के पीछे खड़े रहे, क्योंकि आज तक के इतिहास में जिस आवाज में आदरणीय राहुल गांधी जी ने पिछड़ा वर्ग की आवाज को बुलंद करने का काम किया है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी जगह हमको न्याय मिले, हमारी भागीदारी हो, उसकी जो पहल की है, उसके लिए आदरणीय राहुल गांधी जी का हम लाख लाख धन्यवाद करते हैं पूरे पिछड़ा वर्ग समाज की तरफ से। और आप सबसे यही उम्मीद करते हैं कि हम सब लोग मिलकर राहुल गांधी जी की आवाज को बुलंद करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि अगर सरकार में थोड़ी शर्म है तो मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री हमें नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए। और जिस तरह से 10% सामान्य वर्ग ईडब्ल्यूएस को आरक्षण देने का सरकार ने, केंद्र सरकार ने, मोदी जी पिछड़े के नेता कहते हैं, उन्होंने किया है, अगर आप में थोड़ी शर्म है तो पिछड़ा वर्ग का भी आप लोकसभा में पारित करिए और पिछड़ा वर्ग को भी उसी तरह हमारी जनसंख्या के अनुपात में आप न्याय देने का काम करिए। हमारे नेताओं ने सामान्य वर्ग को भी अगर आरक्षण देने का काम हुआ है तो सभी दलों ने अभिनंदन किया है। आपसे अगर थोड़ी बहुत भी शर्म है और आप पिछड़ा वर्ग अगर हितैषी हो तो जो राहुल गांधी जी चाहते हैं, हमारे नेता चाहते हैं, वो करने का काम करें। पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस, जय पिछड़ा वर्ग। बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश्वर भाई। अब मैं आमंत्रित करूंगा राजस्थान सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री, युवाओं के नेता आदरणीय सचिन पायलट जी को कि आप आए और इस आंदोलन को आदरणीय राहुल गांधी जी को मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए अपना उद्बोधन दें। मंच पर उपस्थित कर्नाटका के मुख्यमंत्री सम्मानित सिद्धरमैया जी, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, अशोक गहलोत जी, नारायण स्वामी जी, ओबीसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल जी, मंचासीन सभी नेतागण और देश के कोने कोने से आए हुए इस सभाघर में मौजूद सभी अतिथिगण, आज का दिन निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक शुरुआत का दिन है। आप सब लोग अलग अलग राज्यों से, असम से, कर्नाटक से, तमिलनाडु से, तेलंगाना से, उत्तर प्रदेश, बिहार, हर जगह से आज यहाँ मौजूद हैं। मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ अनिल जी का। आप सबको आमंत्रित किया और हम सब लोग आज इकट्ठा हुए ये संकल्प लेने के लिए कि आने वाले समय में जो ऐतिहासिक लड़ाई कांग्रेस पार्टी ने लड़ी है, सामाजिक न्याय की, सबको साथ लेकर चलने की, गरीब, दबे कुचले पिछड़े लोगों की, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले वो किसान वर्ग, वो लोग जो सक्षम नहीं है अपना संघर्ष लड़ने के लिए, उनकी आवाज बनने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं राहुल गांधी जी का। जब उन्होंने देश में तकरार देखी, टकराव देखा, तो भारत जोड़ने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाली, कन्याकुमारी से कश्मीर तक लोगों को जोड़ने का काम किया। लेकिन उस समय उन्होंने पुरजोर तरीके से एक मांग रखी थी कि हमारे जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं,
उनकी पहचान हो, उनकी गिनती हो। और ये संकल्प लिया पार्टी ने, कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने, कि देश में एक जनगणना ऐसी हो जहां हर ओबीसी के व्यक्ति की गिनती हो, उसकी पहचान हो। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं का, देश भर के हमारे साथियों का, कि राहुल गांधी जी के ऐलान पर हम सब ने दबाव बनाया और वो जिद्दी सरकार जो 11 साल से आज शासन में है, वो लोग जिनका विश्वास ना तो संवैधानिक पदों में है, ना संवैधानिक संस्थाओं में है, ना संविधान में है, उनको और प्रधानमंत्री जी को मजबूर होकर जातिगत जनगणना को मानना पड़ा। और मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, राहुल गांधी जी ने जब कहा कि हमें जनगणना चाहिए, तो जनगणना में एक कॉलम लगाकर व्यक्ति की जाति पूछ ली जाए, ये हमारा उद्देश्य नहीं था। हमारा उद्देश्य तो यह है, जैसा हमने तेलंगाना में किया है, ओबीसी के हमारे साथी परिवार किस परिप्रेक्ष्य में रह रहे हैं, किस शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं, कितनी उनकी आमदनी है, कितनी भागीदारी है, कितनी योजना वहां तक पहुंच चुकी है, पहुंचने जा रही है, उसका पूरा खाका तैयार हो, ताकि बजट आवंटन में, नीति निर्माण में, गवर्नेंस में उनको हम टारगेट कर सकें। गरीबों को, पिछड़े वर्ग को आवाज देने का काम कांग्रेस पार्टी ने हमेशा किया है। और कांग्रेस वो संगठन है जो सब लोगों को एक साथ जोड़कर चलना चाहती है। आज इस अधिवेशन के माध्यम से पूरे देश भर के कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस नेता इकट्ठा हुए हैं। अभी खड़गे साहब यहां पर आएंगे, राहुल जी भी यहां पर आएंगे, और एक संदेश हमें लेकर जाना है। साथियों, इस देश में आज जो लोग शासन कर रहे हैं, उन्होंने जाति, धर्म, बिरादरी, समुदाय के नाम पर लोगों को बांटने का काम किया है। हम लोग जोड़ने का काम करते हैं। पूरे देश में जो आज पिछड़ा वर्ग है, सब लोग साथ आए, आने वाली पीढ़ी को शिक्षा मिले, रोजगार मिले, अवसर मिले, वो पायदान मिले कि अपनी प्रतिभाओं को वो प्रदर्शित कर सकें। इस बात का संघर्ष कांग्रेस पार्टी कर रही है। चुनाव जीतना, लड़ना वो अलग बात है, लेकिन आज संगठन को मजबूत करने के लिए, देश की आधी आबादी को ताकत देने के लिए, इस मन से, ओबीसी के मन से हमें एकत्रित होकर एक आवाज में, एक स्वर में एकजुटता का नारा देना पड़ेगा। और आने वाले समय में, अभी कर्नाटक के मुख्यमंत्री जी ने बेंगलुरु में जो एक मीटिंग बुलाई थी, उसके बारे में आपको बताएंगे। एक संकल्प लिया है कांग्रेस पार्टी ने, वो लोग जिनकी आवाज सुनी नहीं जा रही, वो खाई जो बढ़ गई है अमीर गरीब की, गांव और शहर की, उस खाई को कम करने के लिए पिछड़े वर्ग में बहुत सारे समाज के लोग हैं देश भर में। जनगणना में आखिरी आंकड़े सामने आएंगे, लेकिन आधी से ज्यादा आबादी आज पिछड़ा वर्ग की है। उनको संगठित करें, उनको सम्मिलित करें, उनको संयोजित कर कर आगे बढ़ने का काम कांग्रेस पार्टी ने बीड़ा उठाया है। और राहुल गांधी जी ने तमाम कठिनाइयों के बावजूद, तमाम आपत्तियों के बावजूद ओबीसी, पिछड़ा, किसान, गरीब की आवाज उठाने का काम किया है। मैं इस मंच से सादर धन्यवाद देना चाहता हूं राहुल गांधी जी का, कि ओबीसी ने पहले भी यहां पर कार्यक्रम किए, लेकिन अनिल जी को, तमाम नेताओं को जो प्रोत्साहन मिला, इतना बड़ा आयोजन पूरे देश में, आज पूरे देश की निगाह आज दिल्ली पे है, वो राहुल गांधी जी की प्रेरणा से है और खड़गे जी के सानिध्य से है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और आप सब लोगों को यहां पर आने का बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। खड़गे साहब जिंदाबाद, 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 खड़गे साहब जिंदाबाद। भैया, खड़गे साहब जिंदाबाद, 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 खड़गे साहब जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे बीच में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के माननीय अध्यक्ष और जिनके देखरेख में, जिनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने आज संगठन की दिशा में, नेतृत्व के दिशा में एक मजबूत कदम के साथ और ऐतिहासिक क्षण और ऐतिहासिक पल आज ओबीसी के इस भागीदारी सम्मेलन में
आज आप आए हैं, आपका हम सब लोग स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, नमन करते हैं, वंदन करते हैं। साथियों, अब मैं आमंत्रित करूंगा ओबीसी के चेयरमैन, इस कार्यक्रम के आयोजक आदरणीय अनिल जैन साहब को कि वो आए और स्वागत भाषण के रूप में आदरणीय खड़गे जी का स्वागत करते हुए इस भागीदारी सम्मेलन को अपने उद्बोधन से स्रोत देने का काम करें। हमारे बीच में परम आदरणीय माननीय कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, मंचासीन हमारे वरिष्ठ नेता कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जी, अशोक गहलोत साहब, भूपेश बघेल जी, नारायण सामी जी, मेरे माननीय सचिन पायलट जी और तमाम वरिष्ठ नेतागण, और मेरे सामने इस देश के कोने कोने से आए, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, कोई छूट गया हो तो माफ कीजिएगा, लेकिन तमाम इस देश भारत के पंजाब, हिमाचल, हमारे कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेर साथियों, कांग्रेस ओबीसी लीडरशिप भागीदारी न्याय सम्मेलन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम भारतीय राजनीति के एक दिग्गज, सामाजिक न्याय के चैंपियन और करोड़ों भारतीयों के आशा की किरण, हमारे प्रिय कांग्रेस अध्यक्ष माननीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी को अपने बीच पाकर सम्मानित महसूस कर रहे हैं। यहां आप सभी डेलीगेट्स की ओर से मैं अपने माननीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि एक प्रेरणा है। कर्नाटक के वारवती में एक साधारण दलित परिवार में जन्मे, अपने कम उम्र से ही अपार चुनौतियों का सामना किया और फिर भी अपने अटूट दृढ़ संकल्प के साथ आप 9 बार विधायक, केंद्रीय मंत्री, लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता, राज्यसभा में विपक्ष के नेता और अब सबसे पुरानी 140 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी जिसने देश को आजादी दिलाई, जिसको कभी महात्मा गांधी ने लीड किया था, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष आज बने। आपकी राजनीतिक यात्रा आपकी जनसेवा के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है। यह हम सभी के लिए हर्ष का विषय भी है और गर्व का विषय भी है कि हमारे कांग्रेस ओबीसी लीडरशिप भागीदारी न्याय सम्मेलन का उद्घाटन आप जैसी महान विभूति के कर कमलों द्वारा हो रहा है। मैं एक बार फिर माननीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी का इस ऐतिहासिक अधिवेशन में पधारने के लिए हार्दिक आभार और हार्दिक स्वागत व्यक्त करता हूं। आपका नेतृत्व हमारी ताकत है और आपकी दूरदर्शिता हमारा रोड मैप है। आइए आपके मार्गदर्शन में हम सब एकजुट होकर ओबीसी समुदायों के हितों की रक्षा करें और एक ऐसे भारत का निर्माण करें जहां प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार और आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हो। धन्यवाद। जय बापू, जय भीम, जय संविधान, जय हिंद। अब खड़गे साहब के कर कमलों द्वारा दीप प्रज्वलन करके इस अधिवेशन का उद्घाटन होगा। अब आदरणीय खड़गे साहब जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं,
दीप प्रज्वलित करके हमारे इस आंदोलन को, जिसका नेतृत्व हमारे बहुजन नेता, लोकप्रिय नेता आदरणीय राहुल गांधी जी कर रहे हैं, उस क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री खड़गे जी दीप प्रज्वलित करके इसका शुभारंभ करेंगे। ताली बजाकर अभिवादन करिए। इस मसाल को, इस क्रांति को, इस दिए को जब तक शरीर में जान है बुझने नहीं देना। इस लौ को और आगे बढ़ाने का काम करना है। ये दीप ऐसे ही जलती रहे। इस दीप को जलाए रखने का, घर घर तक पहुंचाने का, इस क्रांति को जिसकी शुरुआत आदरणीय राहुल गांधी जी ने की है, उस मसाल को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे जी ने इस दीप को जलाकर इस शुभारंभ किया है, निश्चित तौर से हम सब आपके सौभाग्यशाली हैं। अब मैं आमंत्रित करता हूं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के माननीय अध्यक्ष, राज्यसभा में विपक्ष के नेता हमारे आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि आप आए और हम सब लोगों को उद्बोधन के माध्यम से इस क्रांति की जो शुरुआत, जो लौ, जो मसाल आदरणीय राहुल गांधी जी ने जलाई है, इस न्याय की यात्रा को आगे बढ़ाने का काम करे। जोरदार ताली बजाकर अभिवादन करिए आदरणीय खड़गे जी का। जोरदार ताली बजाकर अभिवादन करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय खड़गे साहब। हम सबको बुला लेंगे। आज के इस कांग्रेस ओबीसी लीडरशिप भागीदारी न्याय सम्मेलन इस तालकटोरा में जो हो रहा है और आप लोग देश के कोने कोने से आए हैं, इसीलिए मैं आप सबका स्वागत करता हूं, आप सभी को धन्यवाद देता हूं। इस सम्मेलन में उपस्थित जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं श्री सिद्धरामैया जी और आप सबको चिरपरिचित है हमारे राजस्थान के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी, वी नारायण स्वामी जी, भूपेश बघेल जी, सचिन पायलट जी, बीके हरिप्रसाद जी, बट्टी विक्रमांकर, अनिल, जय हिंद, देवेंद्र यादव और इस मंच पर क्षमा करना समय के अभाव से मैं सारे नाम लेने में मुझे दिक्कत होती है। मुझे अभी छूटना है, बेंगलोर जाना है, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूं। मंच पर बैठे हुए सभी एमपीज, एमएलएस और सीएलपी लीडर्स, सभी नेताओं को मैं इसमें सम्मिलित करके एक ही
शब्दों में मैं लूँगा, और जो सीनियर लीडर्स हैं वो भी, उनकी भी मैं इज्जत करता हूँ। और ये ज़रूरी है कि इतनी बड़ी संख्या में आने के बाद जो हमारे नेतागण हैं, तो उनको सबको खुश करना तो मुश्किल है नाम लेके, लेकिन हम सब एक है, इसीलिए एक का नाम लिए तो भी चलता था, लेकिन हमने इसलिए कि इस मंच पर बैठे हुए चंद नेताओं का नाम इसलिए लिया कि उन नेताओं में आप सब सम्मिलित हो गए हैं और एकता है, यही तो ओबीसी की खूबी है। सबसे पहले मैं एआईसीसी ओबीसी डिपार्टमेंट की पूरी टीम को ओबीसी लीडरशिप भागीदारी न्याय सम्मेलन आयोजित करने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आज जितना भी क्राउड यहाँ दिख रहा है, ये सब पढ़े लिखे लोग, इलाइट क्लास, समझदार, अपने हकूक को समझने वाले, अपने हकूक को लड़ने वाले लोग यहाँ पर जमा हो गए। ये सबसे मुझे बहुत बड़ी खुशी है। और मैं इस सम्मेलन में जातीय जनगणना का और जो 50% कैप है, जजमेंट में कैप है, लेकिन मोदी ने अपने को जो होना था, उन्होंने अपने लोगों के लिए 10% ऐड किया, अब हो गया 60%। 60% संविधान के मुताबिक रिजर्वेशन है, लेकिन मोदी जी उनको रिजर्वेशन नहीं देना चाहते जो लोग बहुत शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हैं, सामाजिक दृष्टि से पीछे हैं, आर्थिक दृष्टि से जो पीछे हैं, और जिन लोगों की आवाज नहीं है, उन लोगों को रिजर्वेशन देने के लिए मोदी तैयार नहीं है। तो उनको झुकाना है। उनको अगर आप यूनिटी के साथ ये बताना है कि हम भी कुछ कम नहीं है, हम सब लोग मिलके हमारी लड़ाई हम खुद करेंगे, और जो बैकवर्ड क्लास चाहता है वो हासिल करके रहेंगे। ये अपना एक जिद होनी चाहिए। भाइयों, आपको रणनीति भी बनाना है और आपको लड़ना भी है। और लड़ना इसलिए जरूरी है, कोई हमको मांगने से नहीं देता। हमको कभी एजिटेशन करना पड़ता है, कभी अपनी ताकत दिखाना, कभी जब चुनाव का वक्त आता है उसमें शामिल होकर, एक होकर अपने लोगों को, अपने उसूलों पे चलने वालों को चुनाव में ज्यादा से ज्यादा चुन के लाना, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि तुम्हारी आवाज वो उसी वक्त सुनेंगे जिस वक्त बैकवर्ड क्लासेस के लोग सभी सीटों में चुन के आएंगे, जहां पर भी सीट मिलने दो। और सबका एक सोच होना चाहिए, अरे मेरे भाई को मिला है, मैं मदद करना, ये भावना होना चाहिए। ये नहीं होना अरे मेरे को कहाँ दिए, उसको दिए, इसको दिए। अरे बैकवर्ड क्लास में
तो बहुत से कास्ट हैं, लेकिन जो लोग अपने विचारधारा पे हमारे साथ मिलते हैं उनको साथ लेके चलना, वैसे ही लोगों को चुनना, ये आप सबका फर्ज होता है। अब बैकवर्ड तो खुद ही मोदी साहब बोलते हैं। जब वो पहले अपर कास्ट में थे, लेकिन बाद में जब वो चीफ मिनिस्टर बने, अपना नाम उन्होंने, अपने कम्युनिटी का नाम उन्होंने बैकवर्ड लिस्ट में डलवा लिया। किसी को पता ही नहीं चला। हम लोगों को भी पता चला जब वो एमपी बने और प्राइम मिनिस्टर बने, और उन्होंने शुरू किया अपनी चालबाजी। हर जगह बैकवर्ड में गए तो मैं बैकवर्ड हूं बोलना। भाइयों और बहनों, मैं बैकवर्ड का आदमी हूं। ये कांग्रेस वाले मुझे सता रहे हैं। अरे हम कहां सता रहे भाई, तुम सबको सता रहे हैं। तुम सबको सता रहे, सबको मट्टी में मिला के तुम अकेले जिंदा रहना चाहते हैं, और ये नहीं चलेगा। चल गया, एक बार, दो बार, तीन बार चल गया, इसके आगे नहीं चलेगा, क्योंकि वो हमेशा झूठों के सरदार है। झूठ बोलना ही उनका काम है। लेकिन लोगों में चीड़ क्यों नहीं आ रही, मेरे को समझ में नहीं है। 2 करोड़ नौकरी दे दो बोले, झूठ बोले। 15 लाख में काला धन बाहर से लाके पैसे दूंगा बोले, वो भी झूठ बोले। एमएसपी का बोले, वो भी झूठ बोले। मैं बैकवर्ड क्लास का इनकम बढ़ाऊंगा बोले, कहां बढ़ाए भाई, वो भी झूठ बोले। हर चीज मोदी जी झूठ बोलते रहते हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, मोदी जी ये झूठों के सरदार है। अपने जीवन में खासकर पार्लियामेंट जैसे एक सदन में वो झूठ बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? लोग उसकी परीक्षा नहीं करते। आप लोगों को समझाना चाहिए यह आदमी झूठा है, देश को गुमराह कर रहा है, और झूठ बोलने वाले प्राइम मिनिस्टर देश का और समाज का कभी भला ही नहीं कर सकते। भाइयों, सामाजिक न्याय 18वीं लोकसभा में चुनाव का सबसे अहम मुद्दा लेकर हमने आगे बढ़ा था, और हमारे को उसमें यश मिला। लेकिन थोड़े से 20-25 सीट अगर हमारी आते तो ये बीजेपी की और मोदी जी की तख्ता पलट हो जाती थी। और हर किसी भी समाज को ये 3 चीजों की आवश्यकता है। उस समाज में 3 चीजें होना जरूरी है, या 3 चीजों में एक चीज होना तो जरूरी है। एक है आपके विचार, और दूसरा है, यानी विचार बोलो, बुद्धि बोलो, ये इंपॉर्टेंट है, या हमारे शिक्षण। दूसरा है मनुष्य बल, मानसिक बल, मनुष्य बल और आर्थिक बल। ये 3 बल में अगर एक भी बल तुम्हारे पास नहीं है, तुम आगे नहीं बढ़ सकते। अब आप देखिए किसी भी समाज का, अब जो वीकर्स, बहुत से अपर कास्ट के लोग होते हैं,
कितने होते हैं? हर गांव में 2% 3% होते हैं। अब सर्वे जो हो रहा है इसके मुताबिक, और हमारे तेलंगाना के और कर्नाटक के लोग जो खोज खोज कर निकाल रहे हैं, सबकी एक्सरे जो कर रहे हैं, उसमें 5% कहीं 10% निकले हैं। और वो 5% लोग ही देश के हुकूमत बनाते हैं, देश के हुकूमत को बिगाड़ते हैं। तो क्यों कि उनके पास एक ऐसा मुद्दा है जो शिक्षण है, मानसिक बल है उनके पास। उस मानसिक बल से वो लोग आगे बढ़ते हैं। गांव में अगर हमारे पास पहले पटवारी रहते थे, जिनको हम कुलकर्णी बोलते थे, या अब विलेज अकाउंटेंट हो गए। मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश में भी यही कहते होंगे पटवारी। हाँ, सुनो सुनो भाई, गांव में कितने रहते हो? एक आदमी रहता है, लेकिन उस एक आदमी को पुलिस भी डरती है, तहसीलदार भी डरता है, दूसरे लोग भी डरते हैं। क्यों डरते हैं एक आदमी को? क्योंकि उसके पास उन्हें मानसिक बल को अपने काबू में रखा है। उस मानसिक बल को जब काबू में रखता है, दूसरों को देने की कोशिश नहीं करता है, जो मनुष्य का शिष्य है, जो मनुस्मृति में अपने विचार रखता है, वैसे लोग वो मानसिक बल से काम लेते हैं। दूसरा है मनुष्य बल। मनुष्य बल में अगर तुम सब लोग एक हो गए, डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में तुम्हारे को इज्जत मिलती है। अगर वो मनुष्य बल नहीं है, यूनिटी नहीं है, हम एक नहीं है, तो हमको कोई पूछता नहीं, हमको डिवाइड एंड रूल करके अलग अलग कर देते हैं। बोलेंगे वो कि भाई ये आप फलाना कम्युनिटी के हो, हम फलाना कम्युनिटी के हो, तुमको क्या मिल रहा है? भाई वो तो इनको मिल रहा है, ए को मिल रहा है, बी को मिल रहा है। ऐसा कह कर इनमें टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, बैकवर्ड्स में, वही शेड्यूल कास्ट में कर देते हैं। उस मनुष्य बल को हम कायम नहीं रख सकते। इसीलिए मनुष्य बल का जरूरी है कि हम एक होकर लड़े। किसको भी मिलने दो, बैकवर्ड को मिल रहा है, कम से कम ये हमारे को जहर तो नहीं देता, पानी तो देगा कम से कम। और आरएसएस, बीजेपी ये जहर देने वाला है। और कोई बोलेगा हमारे में से कोई आदमी, साहब देखेंगे बीजेपी आरएसएस कैसी है। मैं बोलता हूं भाई वो विष है, चाटो मत। अगर वो बोला नहीं साहब जरा चाट के देखता हूं विष है क्या नहीं, अरे एक बार चाटे तुम खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। विष की परीक्षा करते हैं, इसीलिए वो लोग तुमको डिवाइड करेंगे। आप हिम्मत के साथ एक होकर, अगर एससी, एसटी, माइनॉरिटीज और अपर कास्ट के भी जो जैसे देश को बनाने में भी बहुत से लोग थे, ऐसे लोग हमारे साथ अगर जुड़ गए तो कांग्रेस पार्टी को कोई हिला नहीं सकता। और देश को बनाने में हमारा जो कांग्रेस पार्टी की देन है, वो उसको कोई नकार नहीं सकता। सब कुछ ये 52% के लोग की है। और खास करके हमने जो घोषणा पत्र में, खास करके राहुल गांधी जी
सबसे पहला ये बीड़ा उठाया था। क्या है? उन्होंने ये कहा कि ओबीसी की जातीय जनगणना होनी चाहिए। ये दूसरा कोई नहीं बोला, किसी के पास हिम्मत नहीं थी, सिर्फ एक ही आदमी घोषणा पत्र में भी कहा और खुले आम सबको उन्होंने कह रहा है। तो ऐसे लोगों के साथ जाना चाहिए। किनका साथ जाना? अरे तुम्हारे पास टिफिन गिफिन करके नहीं आए क्या? अरे राहुल गांधी का साथ दो, देंगे ना? जो देने वाले हाथ उठाओ। देखो, दो आदमी, जो आदमी अपर कास्ट का होके अगर बैकवर्ड्स को साथ देता है, उनके वजह से गालियां खाता है, शेड्यूल कास्ट के लोगों को सपोर्ट करता है, दीन दलितों को सपोर्ट करता है, तो उसका साथ नहीं देंगे तो किसका देंगे? जो अपने घर भर लेने वालों को, देश को तोड़ने वालों को, समाज को तोड़ने वालों को। इसीलिए मेरा आपसे विनंती है कि आज हम आप सब की लड़ाई लड़ रहे हैं। राहुल गांधी जी, हम कांग्रेस के जितने भी नेता लोग हैं वो सब लड़ रहे हैं। तो और हमको ये भी चिंता है। देखो, 11 साल एक छोट 11 साल तक ये जो गवर्नमेंट आई है, इस गवर्नमेंट को एक चुप बैठो भाई। देखो, 11 साल से मोदी गवर्नमेंट ने कोई ठोस कदम बैकवर्ड के बारे में नहीं उठाया, शेड्यूल कास्ट के बारे में नहीं उठाया, महिलाओं के बारे में नहीं उठाया। सिर्फ तकरीर करना। भाइयों और बहनों, मैं इसलिए उन्होंने यहां तक बोला, मैं अपने माँ बाप को पैदा नहीं हुआ, भगवान ने मुझे भेजा। बोला क्या क्या बोलते वो इन्होंने, बायोलॉजिकल। अरे बैठो भाई, तुम्हारे पास जोश रहता है, लेकिन समय पे आप वो जोश नहीं दिखाते, अब दिखाते। तो वो बोलते, खुद बोले सो, मैं नहीं भाई। तो वो बोले कि मैं एक बायोलॉजिकल बेटा हूं, नॉन बायोलॉजिकल। तो मैं कैसा पैदा हुआ, कहां से आया, मुझे मालूम नहीं, भगवान ने मुझे भेजा। अरे ये संत तुकाराम ने बोला है, सुने संत तुकाराम का नाम? सुने? संत तुकाराम ने बोला, नवसे पुत्र कन्या असती तर पति लागणे काय कारण। अगर भगवान की सिर्फ ऐसा ही पूजा करते फिरते तो आपको बच्चे कैसा पैदा होते हैं? शादी कर लेना पड़ता भाई। शादी के बाद और रस्म रहते हैं, वो सब करने के बाद आपको बच्चा होते हैं। चुप ऐसा भगवान को ऐसा नमस्ते करने से, घर पे सोने से नहीं होता। तो ये नेता तो ऐसा बोल रहा है कि मुझे ने भगवान को पैदा किया। अरे अगर ऐसे लोग देश चलाते हैं
क्या इनके पास शास्त्रीय ढंग का विचार है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पास था, जो शास्त्रीय विचारधारा थी, जो आइडियोलॉजी थी, उस आइडियोलॉजी का एक अंश तो इसके पास है। मैं बैकवर्ड हूं तो बैकवर्ड के लिए क्या करना, ये कभी इसने सोचा? सबका साथ, सबका विकास और सबका सत्यानाश। तो ये काम ये लोग करते हैं, लेकिन यहां पर कांग्रेस में हमेशा गरीबों को देखते हैं, गरीबों के बात विचार करते हैं। अब जितने भी सोनिया गांधी जी ने प्रोग्राम दिया, मनरेगा का प्रोग्राम, क्या उनके घर के लिए है? क्या गरीबों के लिए, जो मजदूर है, जो किसान मजदूर है, ऐसे गरीब लोगों को जो काम नहीं मिलता, उन लोगों को काम दिलाने के लिए उन्होंने संविधान में इसको एक फंडामेंटल राइट्स के तहत उन्होंने किया। सब बच्चों को एजुकेशन देना, ये उन्होंने कर दिया। बहुत लोग बगैर पेट में खाना नहीं तो उनको खाना देने के लिए उन्होंने फूड फॉर सिक्योरिटी एक्ट लाया। क्या उनके लिए लाए? अरे ये सब गरीबों के लिए लाए। हेल्थ मिशन, सब कुछ किया। सोनिया गांधी जी नहीं, उनके बगैर ये नहीं हो सकता था। कभी वो प्राइम मिनिस्टर बनने की सोची? उन्होंने कभी नहीं सोचा। उनके नाम से मेजॉरिटी आया, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूं। उन्होंने मनमोहन जैसे इकोनॉमिस्ट को इस देश का प्रधानमंत्री बनाया। वो भी एक बैकवर्ड क्लास से ताल्लुक रखते हैं। और मैं ये कहना चाहूंगा कि हमको सभी को ये सोशियो इकोनॉमिक सर्वे कराना जरूरी है। इसके लिए आप लोग घर घर भी फिरना होगा। बैठे जगह काम नहीं होता। तो अगर बैठे जगह ही सब कुछ मिलता बोले तो किसी को मिलने वाला नहीं है। एक बात मुझे याद आ रही है। एक मंदिर के पास हर सोमवार को 2 लोग ठहरते थे। एक था मुसलमान, एक था हिंदू। तो बोलता था, वो जा गए सोमवार के दिन, वो बोलना कि वहाँ ठहरना, भगवान के नाम से पैसे दो, भगवान के नाम से दान दो, भगवान के नाम से दान दो बोलता। और दूसरा, जब वो फ्राइडे के दिन नमाज को जाते थे, जाने के बाद वहाँ मस्जिद के सामने ठहर के अल्लाह के नाम से पैसे दो, अल्लाह के नाम से पैसे। तो लोग 1 दिन 2 दिन देखे, उसके बाद बोले भाई रोज ऐसा ही कर रहे ये लोग, कुछ देना नहीं करना नहीं। तो वो भूखे प्यासे धूप में ठहरे के आखिरी में चक्कर आकर वो मोरी में गिर गए। क्या बोलते उसको, मोरी ना, नाले में गिर गए। गिरने के बाद एक की टांग टूटी। लोग बोलने लगे, अरे अरे बेचारे की टांग टूटी, उठाओ उठाओ। तब किसी ने दूध लाया, किसी ने ब्रेड लाया, किसी ने पैसे दिया, उठाकर उसको रिक्शा में डालकर लेके जाए। तो उसकी तबीयत बाद में हॉस्पिटल में जाने के बाद पूछे, अब कैसे हो? बोला, साहब ठीक हो। अल्लाह देता भी है लेकिन टांग तोड़ के देता है। तो उन्हें बोला, अब मालूम हुआ मुझे, अल्लाह देता है लेकिन टांग तोड़ के देता है। तो इसीलिए भाइयों,
अल्लाह देता है, सब कुछ सरकार भी देती है, हमारी पार्टी भी करती है, हमको मेहनत करना पड़ता है। इसीलिए मैं ये बोल रहा हूं एग्जाम्पल, बैठे जगह सब कुछ नहीं मिलता, कभी लेना पड़ता है, कभी ऐसा हाथ जोड़ के लेना, कभी मांगना पड़ता है, कभी छीनना पड़ता है। छीनना पड़ता है तो जाके किसी को मारेंगे, मत मारो। अपने विचारधारा पे हमको अगर मजबूती से काम करना है तो आज जो कल हमने एक बहुत बड़ा एक कांग्रेस ऑफिस में ओबीसी का मीटिंग की, जिसमें एक्सपर्ट कमेटी के मेंबर थे, जिसमें हमारे पार्टी के भी सभी मुखंड थे। उन्होंने सभी बैठकर यही सोचा, जो हमारा ओबीसी के लिए जो एक नक्शा तैयार हो रहा है और ओबीसी के लोगों को किस ढंग से उनको आगे लाना चाहिए, इसका एक बहुत बड़ा कांग्रेस ने नक्शा बनाया है। राहुल गांधी जी खुद बैठे, उन्होंने कहा हर स्टेट में जहां जहां हमारी कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर्स हैं, नेता लोग हैं, वो सभी लोग ओबीसी के लिए सोचे और नए नए कार्यक्रम उनको दो, उन्होंने कहा। इसीलिए कर्नाटक और तेलंगाना नया उन्होंने सर्वे का रिपोर्ट तैयार किया है, जिसमें सब लोगों को सम्मिलित करके उन्होंने कौन किसके पास जमीन है, किसके पास शिक्षा कितनी है, किसके पास नौकरियां कितने हैं, हर कम्युनिटी का वो जांच करके एक रिपोर्ट उन्होंने बनाया है। वो रिपोर्ट हमने पूरा कल देखा। उसी ढंग से हमारे कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया जी वो भी कर रहे हैं। तो हर जगह जहाँ जहाँ हमारे लोग हैं वो कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी नहीं करेंगे। ये राहुल गांधी जी ने आवाज उठाई ओबीसी की जनगणना की, तब मोदी जी ये कह रहे हैं कि मैं आने वाले सेंसस में बैकवर्ड क्लास का जनगणति का काम करूंगा। देखो, उनको मालूम हो गया, नहीं तो आज नहीं कल बैकवर्ड क्लास के लोग उठेंगे और उसकी कुर्सी छीन लेंगे। इससे बेहतर है पहले ही हम भी करना। तो उन्होंने अब डाला है, लेकिन कहां तक पहुंचा था मालूम नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो कहा पहले कि और उनके जो आरएसएस के लोग हैं वो पहले ही बोले थे और मोदी जी भी पहले इम्प्लीमेंट करे। 75 साल होने के बाद कोई पावर में नहीं रहना, तो इसीलिए तो उन्होंने अडवाणी को घर बिठाया, मुरली मनोहर जोशी को घर बिठाया। और कितने लोग थे, मैं आपको मालूम है मेरे से भी ज़्यादा, यहाँ यूपी, बिहार और हिमाचल, हरियाणा, यहाँ के सब लोग में। तो वो बोले कि इसीलिए वो मार्गदर्शक बन के रहेंगे। अब इनके 75 खत्म हो रहा है, इन्हों कब बाहर निकलेंगे ये मुद्दा हमारे सामने भी है। क्या इन्हों निकलेंगे? इन्हों सबको तोड़ मोड़ के उनके जो खबर रही थी ना, खबर के ऊपर बैठेंगे। मोदी जी उनको देश के बारे में कुछ नहीं, सिर्फ अपनी कुर्सी की चिंता है। और बाकी के विषय मैं यहाँ बोलना नहीं चाहता हूँ, मैं पार्लियामेंट में बोलूँगा। जो भी पहलगांव का है,
सिंदूर का है, और जो हमारे ट्रंप ने इतने बार बोला, 25 बार बोला, मैंने सुलह कर दिया, सुलह कर दिया, सुलह कर दिया। हमारे मोदी साहब चुप बैठे, मुंह से बात ही नहीं निकल रही। तो जैसा कि महात्मा गांधी जी ने 3 इनका एक स्टोरी बनाया ना, मैं बुरा नहीं सुनूंगा, मैं बुरा बात नहीं करूंगा, मैं बुरा देखूंगा नहीं, ऐसा मोदी चुप बैठे हैं, सवाल का जवाब नहीं दे रहे। अरे 25 बार अगर एक आदमी हमारे देश के बारे में यह कहता है कि मैंने सुलह कर दिया पाकिस्तान और हिंदुस्तान को, ये कहता है, तो आपको क्या, आप जबान बंद है आपकी? आप मुक्के हो, बहरे हो, अंधे हो, क्या हो? इधर देश की रक्षा नहीं करते, इधर सामाजिक रक्षा नहीं करते, समाज के लोगों को उठाते नहीं और उनकी मदद नहीं करते, आरएसएस के पास फिरते रहते हो। बाबू, बंधुओं, ज्यादा बात न करते हुए मैं सभी नौजवान से कहूंगा, 18 साल के ऊपर जितने भी हमारे नौजवान हैं, वो सभी वोटर लिस्ट में आए जैसा करो और घर घर जाके अपने वोटर्स को मजबूत बनाओ। और जो वोटर लिस्ट में वो डिलीट करने का काम वो कर रहे हैं, आज ही उन्होंने नया एक खुलासा किया, नोटिफिकेशन, सिर्फ हम बिहार ही नहीं कर रहे, सारे हिंदुस्तान में हम करेंगे। आज ही उन्होंने कहा, उसका नोटिफिकेशन आया। तो गरीबों को खत्म करना चाहते हैं। ये तो पहले तो बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल कास्ट और महिलाओं को वोटिंग पावर देने के लिए आरएसएस, बीजेपी, हिंदू महासभा तैयार नहीं थी। ये जो मिला आपको अडल्ट फ्रेंचाइज, वो सिर्फ जवाहरलाल नेहरू जी, डॉक्टर अंबेडकर के वजह से मिला और किसी से नहीं। उन्होंने आर्गुमेंट किया, भाई इस देश में सारे गरीब लोग हैं, किसान लोग हैं, मजदूर लोग हैं, ये क्या टैक्स देते? इनके पास कुछ है? इसीलिए उन्होंने बोला, हर आदमी हिंदुस्तान में जो भी पैदा होता है 21 साल का हो, उसको वोटिंग की राइट देना चाहिए। ये उन्होंने कहा और आज सबको मिला। अब इन्होंने वो वोटर लिस्ट को बदलकर, छीनकर हमारे है सो नुमाइंदगिरी को भी खत्म करना चाहता है। तो मैं आपसे एक इसीलिए मैं आपसे विनती करूंगा कि आप लोग एक हो जाओ, एक होकर सबसे मिलो और सबसे ज्यादा सामाजिक न्याय की जरूरत है। आर्थिक न्याय ये तो है, लेकिन शैक्षणिक, सामाजिक इसका जरूरी है। तो इसीलिए नेहरू जी भी ये बात कहे थे, दुनिया में आज सबसे जोरदार मांग सामाजिक न्याय और समानता की है। ये काम हमें योजना बनाकर वैज्ञानिक तरीके से करना होगा। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बात है, उस वक्त की, 1951 की उन्होंने ये बात की। इसीलिए हमको एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक, छोटे मोटे लोगों को लेके आगे बढ़ना है और सोशलिज्म,
सेक्युलरिज्म, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, इन चीज़ों को लेकर हमको आगे बढ़ना है। तो भाइयों, मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं कि जो लोग आपके साथ हैं, आपके लिए लड़ने के लिए तैयार है, उनका साथ लो, आगे बढ़ो और हम आपके साथ हैं। कांग्रेस पार्टी आपके साथ है, राहुल गांधी आपके साथ है। हम सब मिलके जो भी समस्या है हम बराबर आपके लिए लड़ते रहेंगे। आप एक होकर आगे बढ़ो, समाज के सभी वर्गों को मदद करो और देश को और प्रगति पथ पर लाओ। ये कहकर मेरे भाषण को मैं समाप्त करता हूं और आप सभी को धन्यवाद देता हूं। आप इतने बड़ी संख्या में आए तो इसलिए आप तमाम को फिर एक बार मैं सलाम करके मेरी बात खत्म करता हूं। परमादरणीय ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने आज इस ऐतिहासिक भागीदारी न्याय सम्मेलन का संबोधित करते हुए काफी संदेश हम लोगों को दिया है। मैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के पिछड़े वर्ग के विभाग से